नमस्कार। अनादि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गुप्ता। आप देख रहे हैं सत्ता और सियासत। सत्ता और सियासत के इस एपिसोड में हम बताएंगे मालवा से लेकर महाकौशल क्षेत्र तक की सियासत में चल क्या रहा है। जीतू पटवारी की मुश्किल क्या है और विवेक तनखा का दर्द क्या है। राजा भोज को लेकर बालाघाट में आमने सामने हैं परमार और लोधी समाज के लोग। उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र पर इंदौर में क्यों है सन्नाटा। तो चलिए शुरू करते हैं सत्ता और सियासत। सबसे पहले हम बात करते हैं बालाघाट में चल रही सियासत की। यहां राजा भोज पर सियासत हो रही है। कुछ दिन पहले भोजशाला पर आए इंदौर हाईकोर्ट के फैसले से धार में उत्साह हमने सभी ने देखा। अब बालाघाट में राजा भोज पर विवाद हो रहा है। विवाद इस हद तक है कि लोग पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को सोशल मीडिया पर गालियां लिख रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। वहीं राजा भोज जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पहचान है, ये वही राजा भोज है जिसको लेकर बालाघाट में इतना बवाल मचा हुआ है। भोपाल के बड़े तालाब में इनकी विशाल मूर्ति भी लगी हुई है। राजा भोज क्या बिल्कुल वैसे ही दिखते थे जैसी मूर्ति लगी हुई है? इसको लेकर भी जो है एक अलग-अलग तरह के कयास चलते हैं, वो और एक अलग विषय है। लोगों की इस बारे में कई तरह की राय है, उनकी जो मूर्ति है उसको लेकर। भोपाल में जो मूर्ति लगी है, उसी तरह की मूर्तियाँ अन्य जगह पे भी लग रहे हैं। अब बालाघाट में भी उसी तरह की मूर्ति की बात होती है। भोपाल में भी कई जगह ये मूर्ति लगी हुई है। जो खास तौर पर जो परमार समाज के लोग हैं, वो राजा भोज को लेकर काफ़ी सक्रिय रहते हैं। उनकी पहल पर ही ये जो राजा भोज की मूर्ति है, जिस शेप में है, जिस रूप रंग में है, वो परमार समाज के कारण है। राजा भोज परमार वंशीय थे। परमार समाज उन्हें अपना आराध्य मानता है। परमार समाज ने ही राजा भोज की प्रतिमा का प्रथम रेखा चित्र बनाकर शासन को सौंपा था, जिसे बाद में पुरातत्ववेत्ताओं की मदद से अंतिम रूप देने के बाद मूर्तिकारों को सौंपा गया था। बालाघाट में जो विवाद है वो प्रतिमा को लेकर नहीं है। वहां जो विवाद हो रहा है वो रेलवे ओवरब्रिज का जो नामकरण है वो राजा भोज पर किया गया, उसको लेकर विवाद हो रहा है। जो अभी बालाघाट में जो ब्रिज है उसको गर्रा ब्रिज के नाम से जानते हैं। 13 जून को इसका लोकार्पण हुआ। बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने ब्रिज का नामकरण राजा भोज के नाम पर किए जाने पर आपत्ति लेते हुए एक बयान दिया कि बालाघाट में राजा भोज को जानता ही कौन है। इससे क्षेत्र के परमार समाज के लोगों का नाराज होना स्वाभाविक था। परमार समाज ने कंकर मुंजारे के घर के सामने प्रदर्शन भी किया। उनकी मांग थी कि मुंजारे अपने बयान पर माफी मांगे। बालाघाट में जातियों का गणित बहुत महत्व रखता है इस पूरे विवाद में, कि हर नेता वहां जो है जाति को साधने में लगा रहता है। चाहे कंकर मुंजारे हों, गौरीशंकर बिसेन थे, या जितने भी लोग हैं वो सब जातियों को साधने की कोशिश करते हैं। मुंजारे जो है वो लोधी समाज से हैं। बालाघाट की राजनीति में अक्सर वो लोधी, जो अक्सर वहां लोधी और पमार का टकराव होता है। यही कारण है कि कंकर मुंजारे द्वारा राजा भोज को लेकर दिए गए बयान पर पवार समाज के लोग नाराज हो गए। पूर्व सांसद कंकर कंकर मुंजारी ने अपने बयान पर जो है अभी भी वो कायम है। उन्होंने कहा कि जो उनका बयान है, इस पर उनको कोई अफसोस नहीं है और वो इसे कई बार दोहरा सकते हैं। उनका कहना तो ये भी है कि राजा भोज का बालाघाट से कोई प्रत्यक्ष संबंध ही नहीं है, और यदि आपको कोई नामकरण ही करना है इस रेलवे ओवरब्रिज का, तो बालाघाट के किसी स्थानीय महापुरुष, स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी के नाम पर आप कर सकते हैं। मुंजारे ने विरोध प्रदर्शन को, जो जो भी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उनका कहना था ये स्पॉन्सर्ड है। उन्होंने उनका जो है कहा था कि ये प्रायोजित है, लोग इसके पीछे हैं जो जानबूझकर इस तरह के का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा मुंजारे ने कि किसी व्यक्ति या समाज का उन्होंने अपमान नहीं किया, बल्कि वे केवल ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अपनी बात रख रहे हैं। जीतू पटवारी ने अपना वेयर हाउस जो है 16 लाख रुपए महीने के किराए पर भंडार निगम को दे रखा है। यदि सभी कुछ नियम अनुसार है तो इस पर किसी को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। हर नेता अपना घर, परिवार और राजनीति को चलाने के लिए व्यवसाय करता है।
जीतू पटवारी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी चल अचल संपत्ति का जो विवरण दिया था, उसमें लगभग 10 करोड़ रुपए का कर्ज वेयर हाउस के लिए बताया था। शायद ये वही वेयर हाउस होगा जिनका निरीक्षण भंडार निगम के अध्यक्ष संजय नगाइच ने किया था। नगाइच ने सांवेर विधानसभा क्षेत्र के पालिया गांव में स्थित 4 वेयर हाउस का औचक निरीक्षण किया था। जीतू पटवारी का राऊ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। उनका जो चुनाव क्षेत्र है वो राऊ है और जो वेयर हाउस है वो सांवेर विधानसभा क्षेत्र में है। नगाइच ने दावा किया कि पटवारी के वेयर हाउस में फायर सेफ्टी, जो आग बुझाने के इंतजामात होते हैं, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स वहां नहीं है, जो बेसिक तौर पर रिक्वायर्ड होती है। वहां नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। नागाइच ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमों के उल्लंघन के मामले में पटवारी को नोटिस दिया जाना चाहिए, जो वेयर हाउस ओनर है उसे नोटिस दिया जाना चाहिए। उनके वेयर हाउस में सरकारी अनाज रखने की पात्रता भी खत्म कर देनी चाहिए, ये संजय नगाइच का कहना था। जाहिर है कि पटवारी पर इसका सीधा असर होता, रिएक्शन होता। उन्होंने भंडार निगम के प्रबंध संचालक अनुराग वर्मा से फोन पर बात की। इस बातचीत को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सार्वजनिक किया। तो सुनिए पटवारी ने क्या कहा था। ये नाचन याचन कोई है, मैं नहीं जानता उनको। कोई इसके वेयर हाउसिंग के कुछ है ये। वो हमारे वेयर हाउस पे गए थे वहाँ और कह रहे बाहर जाले क्यों लगे, अंदर जाले क्यों लगे, है ना। तो मेरा आपसे आग्रह है, वो तो मैंने लिख के भी दिया था पहले भी, इंदौर को भी दे दिया और मैंने आज आपको भी एक चिट्ठी भेज दी है। आप पहले के भी इसको अगर खाली कर सको तो हमें तो खाली कर दो हमारा वेयर हाउस। हम कोई सरकार के किसी भी प्रकार के दबाव में कोई रूल हम नहीं तोड़ेंगे। आपका जो अनाज है उसका ध्यान रखेंगे, कोई कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप खाली करो तो मेहरबानी होगी, खाली कर दो उसको। तो याचन नाचन कोई है, बीजेपी के नेता है, अभी कोई उनकी पोस्टिंग हुई मंडल, ये कोई भी इसमें वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में हुए होंगे, तो वो गए थे। संजय नारायण होंगे ना जो अध्यक्ष बने। हाँ, नारायण जी। तो वो अगर इस तरह का बिहेवियर करेंगे वहाँ कि कोई हम किसी के कर्जदार हैं, तो भैया ये नहीं होगा। आपसे आग्रह है मेरा, बहुत हम्बल विनम्रता से। मैंने पहले भी लिख के दिया था कि हमारा बने सेंटर, नहीं चाहो तो हटा दो आप। पहले भी लिख के दे चुका हूँ, फिर से आज भेज रहा हूँ मैं हमारा। हाँ, तो खाली कर दो आप, तो है ना, प्लीज, हम एग्री। ओके, आपका माल सुरक्षित है, व्यवस्थित है, एक नए पैसे की कोई कमी नहीं है। आप जिस दिन आओगे उस दिन पूरा आप इन्फेक्शन करते ही होंगे आपके अधिकारी। हमें अगर इस तरीके से बेइज्जत करने के लिए कि वेयर हाउस को पहले तो किराया नहीं देते टाइम पे, अभी तक इतना वो है, फिर बेइज्जती करने के लिए नहीं है, हम हटाओ उसको, ठीक है ना। ओके। पटवारी बोले कि किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे और ना ही राजनीतिक द्वेष की भावना से की जा रही इस बेइज्जती को बर्दाश्त करेंगे। पटवारी के इस कदम के बाद भंडार निगम के अध्यक्ष संजय नगाइच ने कहा कि निरीक्षण के समय उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि संबंधित वेयर हाउस जीतू पटवारी का है। नगाइच ने कहा कि नियम सभी के लिए समान है। नेता, अधिकारी या आम व्यक्ति किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर कार्रवाई होगी। नाबार्ड और केंद्र सरकार की सब्सिडी से बने वेयर हाउस में अनुबंध और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। जीतू पटवारी ने अधिकारियों को धमकाने और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जो कांग्रेस की कार्यशैली का दर्शाता है, जो कांग्रेस की कार्यशैली को बताता है। ये नगाइच का आरोप है। अब हम इस बात को समझते हैं कि जीतू पटवारी के पीछे ये सब घटनाक्रम हो क्यों रहा है और जीतू पटवारी क्यों निशाने पर है। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा। जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें सीधे निशाने पर क्यों लिया। और जो है, हो सकता है उनको पता हो लेकिन वो नहीं समझना चाहते हो। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई, हम दर्शकों को बता दें, तब हो गई थी जब उन्होंने एक मंच से जीतू पटवारी ने डॉक्टर मोहन यादव की भाषण शैली का मजाक उड़ाया था। इसके बाद से ही मुख्यमंत्री, जब भी उनको मुख्यमंत्री को मौका लगता है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को निशाने पर ले लेते हैं। इंदौर के राऊ से भाजपा विधायक मधु वर्मा की तारीफ करते हुए पिछले दिनों उन्होंने पटवारी की जो चुनावी हार के जो जख्म थे, वो फिर से हरे कर दिए मुख्यमंत्री ने।
मुख्यमंत्री ने मधु वर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि विकास की नैया मधु भैया, ये उन्होंने नारा दिया था मधु वर्मा जी के लिए। उन्होंने कहा कि जो है क्या चौकड़ी भुलाई मधु भैया ने, जीतू पटवारी का नाम लिए बगैर, कि आमने सामने वाले जो है चारों खाने चित्त हो गए, जो भी सामने आया वो चारों खाने चित्त हो गया। अभी तक जवान होश में ही नहीं आया, ये मुख्यमंत्री ने कहा कि पता ही नहीं है कहाँ है जीतू पटवारी, घूमता रहता है, क्या क्या बोलता रहता है, इधर आता ही नहीं है। राऊ की बात कर रही थी कि मुख्यमंत्री का कहना था कि जीतू पटवारी, राऊ आते नहीं है। मधु भैया को देखते ही उसे भैरव जी की याद आने लगती है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री जीतू पटवारी को दो कौड़ी का अध्यक्ष और नौसिखिया कह चुके हैं। इस वक्त इंदौर की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा भी यह है, मेट्रोपॉलिटन सिटी का नोटिफिकेशन हो गया है। इस नोटिफिकेशन से यह बात पूरी तरह साफ हो गई है कि इंदौर नहीं, उज्जैन को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जा रहा है। लेकिन इंदौर के नेताओं और आम जन ने कभी नहीं सोचा था कि इंदौर को इस तरह से भी इग्नोर किया जा सकता है। उन्हें कभी कल्पना नहीं की थी कि विकास की गंगा अब उज्जैन से बहकर इंदौर आएगी। वो तो इंदौर वाले ये सोचते थे कि इंदौर से ही आसपास का विकास होता है। इंदौर वाले तो जो है ये उनका सेंटर है, राज्य की वाणिज्यिक राजधानी है, कि उसकी उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। ये आम इंदौरी का सोच है, नेताओं का नहीं, आम इंदौरी का सोच है कि इतनी बड़ी कॉमर्शियल सिटी है, आर्थिक राजधानी है, तो यहाँ कोई उसको अनदेखा नहीं कर सकता। सही मायने में आप देखेंगे, देखा जाए तो एक अकेले महाकाल लोक ने विकास की जो परिभाषा है उसको भी बदल कर रख दिया है। लाखों लोग उज्जैन आ रहे हैं, उज्जैन में सैकड़ों नए होटल खुल गए हैं, वे चल भी रहे हैं। उज्जैन के लोग भी अचंभित हैं। संयोग से डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद हर वह चीज पर्यटन के नक्शे पर आ गई जिसकी सिर्फ चर्चा होती थी, चाहे वह आश्रम हो जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की, सांदीपनी का आश्रम, ऋषि का आश्रम, सम्राट विक्रमादित्य की लुप्त होती विरासत को भी डॉक्टर मोहन यादव ने नया स्वरूप प्रदान किया है। उज्जैन में इतना कुछ हो रहा है, इंदौरी सन्न है। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का नोटिफिकेशन आने के बाद इंदौर भाजपा के नेता तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें इसका समर्थन करना चाहिए या विरोध। इस बारे में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी द्वारा लिखा गया सुझावात्मक एक पत्र जरूर सामने आया है। इस पत्र में लालवानी ने नोटिफिकेशन के अनुसार उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र लिखने से परहेज किया। उन्होंने इंदौरी भाव के अनुसार इंदौर उज्जैन लिखा। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इसका मुख्यालय इंदौर में बनाए। इसके पीछे जो तर्क दिया है कि जो महानगर क्षेत्र जो शामिल हो रहे हैं, इसमें जो जो भी क्षेत्र शामिल हैं, उसमें इंदौर ही एकमात्र ऐसा सेंटर है जिसकी हर तरफ से जो डिस्टेंस है वो आधे घंटे का है। अब आधे घंटे का डिस्टेंस इंदौर और शाजापुर तो हो नहीं सकता। तो ललवानी का ये जो तर्क है ये भी कई लोगों के गले नहीं उतर रहा है। फिर भी चलिए, शंकर लालवानी तो उन्होंने तो पत्र लिखा, लेकिन बाकी किसी ने तो कुछ कहा ही नहीं, कोई प्रतिक्रिया तक नहीं आ रही। तो इसलिए भी इंदौर के जो जागरूक मतदाता हैं वो सन्नाटे में हैं। इंदौर के जो विधायक हैं, उनके पास, इंदौर के विधायकों के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि इंदौर से पहले उज्जैन का नाम क्यों रखा गया। उज्जैन इंदौर जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में इंदौर और आसपास के 6 जिलों के कुल 2781 गांव हैं। इस क्षेत्र में जो है 2781 गांव शामिल किए गए हैं। सरकार की ओर से शामिल जिलों, तहसील और गांवों की जो है विस्तृत सूची भी नोटिफिकेशन के साथ है। इस क्षेत्र में इंदौर जिले के सर्वाधिक 654 गांव शामिल हैं। यानी आप देखिए, भले ही उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन हो, लेकिन इंदौर के गांव 654 हैं। सबसे ज्यादा गांव जो है इंदौर रीजन के हैं। उसमें देवास के 593 हैं, उज्जैन के 624 हैं, धार के 224 हैं, शाजापुर के 546 हैं और रतलाम के 140 गांव इस क्षेत्र में शामिल किए गए। इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है। इस मेट्रोपॉलिटन एरिया में इंदौर, उज्जैन सहित 6 जिलों की 75 लाख से अधिक की जो आबादी है वो शामिल है। इंदौर जिले का पूरा हिस्सा शामिल होने के कारण इसकी आबादी को 100% लाभ मिलेगा, जबकि उज्जैन का 59% हिस्सा है, देवास का 41% है, धार का 18% है, शाजापुर का 90% है और रतलाम का 22% जो हिस्सा है
वो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में आ रहा है। धार जिले के पीथमपुर को विशेष रूप से इस एरिया में जोड़ा गया है। लगभग 75 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। इंदौर और आसपास के 6 जिलों का कुल क्षेत्रफल 33,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया में कुल 16,000 से अधिक जो एरिया वर्ग किलोमीटर का एरिया है वो ही इसमें शामिल किया गया है। अगले साल देखिए वहां के नगरीय निकाय के चुनाव भी मध्य प्रदेश में होना है, जैसे हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि अगले साल नगरीय निकाय के चुनाव है। जो उज्जैन इंदौर महानगर क्षेत्र का जो क्षेत्र बना है वो इस चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है। और जो है इस जो पूरा जो क्षेत्र बनाया है 16,000 वर्ग किलोमीटर, इसमें क्षेत्र जो है उसमें जो भी जिले शामिल हैं उसके अंतर्गत 35 नगरीय निकाय आते हैं। इंदौर, उज्जैन, देवास, ये जो नगर निगम है, इसके अलावा नगर पालिका, नगर पंचायतें, ऐसे लगभग 35 नगरीय निकाय हैं। इंदौर के अलावा उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर और रतलाम के नेताओं को भी इस नगरीय निकाय के लिए सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि जो है ये क्षेत्र बना है, इसको मुद्दा बनाना है, लाभ लेना है। लेकिन जो बड़ी समस्या अब आ रही है वो है इंदौर में है कि लोग नाराज हैं। मुख्यमंत्री अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इंदौर के विधायकों को साधा जाए, उन्हें मनाया जाए ताकि चुनाव में नुकसान ना हो। महानगर क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिस तरह विधायकों को संबोधित किया, उससे लोगों को यह अंदाजा तो लग ही गया कि मामला क्या है। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा। बाबा हमारे क्या जोरदार जोरदार विधायकों को तमगे मिलते हैं। बाबा के बारे में कहा जाता है कि फोन लगा, अगर घर में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड बाद में आएगी, महेंद्र बाबा पहले पहुंचेंगे। क्या जोरदार उल्लांघना। ये है जनता की सेवा करने का तरीका और काम करने का तरीका। अपने जनता के लिए अहरनिश 24 घंटे लगे रहते हैं, लेकिन 2 से 4 में कुछ भी हो जाए फिर भारत माता की जय है, उसमें कुछ भी कर लो भाई, बाद में कंपनसेशन ब्याज सहित दे देंगे। लेकिन आराम का मामला भी है, इसमें कोई संकोच नहीं है। बाबा मंत्री रहे, विधायक है, पहले थे, आज है, जो है जैसे है, हम सबको स्वीकार है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने लोकप्रिय विधायक बाबा के लिए। और एक के बाद एक यहाँ के विधायकों के उल्लेख भी ऐसे ही हमारे लिए विकास की नैया मधु भैया, क्या चौकड़ी भुलाई आपने सामने वाले को। तो आपने सुना कौन दादा दयालु हैं, कौन बाबा घर घर में तुलसी और कौन सनातनी विधायक है। ये राजनीति है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर लालवानी मौजूद नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने तारीफ उनकी भी की। इंदौर के बाद जबलपुर की राजनीति को भी देखते हैं। मालवा और निमाड़ की राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी है वो पहले से काफी मजबूत स्थिति में रहती है। इंदौर इसकी गतिविधियों का केंद्र रहता है। मुख्यमंत्री चाहे किसी भी दल का बने, वह इंदौर से दूरी नहीं बना पाता। इंदौर में जब मेट्रोपॉलिटन एरिया की राजनीति चल रही है, तब जबलपुर से उठी महाकौशल की उपेक्षा की आवाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने कहा कि महाकौशल, भिंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों के साथ लगातार उपेक्षा हो रही है और जरूरत पड़ी तो हम अलग राज्य की मांग भी उठाएंगे। अभी तो उपेक्षा की बात कर रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपेक्षा बंद नहीं की तो फिर अलग राज्य की मांग भी उठाएंगे। तनखा ने कहा कि इंदौर, भोपाल, देवास और उज्जैन की तरह महाकौशल, भिंड और बुंदेलखंड का विकास नहीं हुआ। इन क्षेत्रों का लगातार जो है, इन क्षेत्र को जो नजरअंदाज किया जा रहा है। जो जबलपुर का महाकौशल का क्षेत्र है, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये जो एरिया है, इस नरसिंहपुर, इसको लगातार उपेक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार और विकास के अवसर मिलने चाहिए। विवेक तनखा ने कहा जो भी आता है जबलपुर को झटका देकर आगे बढ़ जाता है। उन्होंने थोड़ा तीखे तेवर भी थे उनके। उन्होंने कहा इतना कमजोर मत समझिए, हम चाहते हैं कि यहाँ अच्छे कॉलेज आए,
उद्योग लगें और युवाओं को रोजगार मिले। महाकौशल में कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो कमलनाथ ही थे। बिंद में अजय सिंह बड़ा चेहरा थे। बुंदेलखंड का में कोई कांग्रेस का चेहरा कभी रहा नहीं। जबकि आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए ना कि उमा भारती कितना बड़ा चेहरा थी। तो राज्य की राजनीति में जो कमलनाथ का भी जो मामला है वो अब बहुत ज्यादा टिकाऊ और जिताऊ नेता नहीं माने जा रहे हैं। वो कभी जो 2018 से पहले तक उनका जो ग्लैमर था वो लगभग है नहीं, क्योंकि 2020 में खुद अपनी सरकार नहीं बचा पाए, 23 में चुनाव नहीं जिता पाए, इसलिए उनको माना नहीं जा रहा। क्योंकि यदि बीच में सरकार ही बचा लेते तो भी उनको शायद ये मानती कि वो बड़ा एक क्रेडिबल चेहरा है। तो पार्टी ने भी कमलनाथ से दूरी बनाए हुए ये दिखाई दे रहा है, साफ दिख रहा है कि मौजूदा जो नेतृत्व है वो कमलनाथ से उसने दूरी बना ली। शायद यही कारण है कि विवेक तनखा महाकौशल की उपेक्षा का मुद्दा उछालकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। कांग्रेस में चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन होगा, ये एक संभावना प्रकट की जा रही है। यद्यपि विवेक तनखा कोई जमीनी नेता नहीं है, फिर भी पार्टी का नेतृत्व संभालने की उनकी इच्छा किसी से छुपी हुई नहीं है। नेतृत्व जो और नेता की जब हम बात कर रहे हैं तो जो है भारतीय जनता पार्टी में भी आप ये कह सकते हैं कि ये समस्या यहाँ भी है। अकेला जबलपुर इससे नहीं जूझ रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऐसे नेताओं की कमी दिखाई दे रही है जिसकी आवाज में दम हो, सरकार जिसकी बात सुनती हो, अफसर जिसे भविष्य का मुख्यमंत्री मानते हो और महत्व देते हो। भारतीय जनता पार्टी जब तक विपक्ष में थी उसके पास एक से बढ़कर एक दमदार नेता दिखाई देते थे। 20 साल से लगातार पार्टी के सरकार में रहने के कारण संघर्षशील नेता अथवा नेतृत्व का उदय नहीं हो पा रहा है। कई वरिष्ठ नेता भी जन भावनाओं के अनुरूप परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति ऐसी है कि जनता के गंभीर मुद्दों पर भी जनप्रतिनिधि को चुप रहना पड़ता है। पार्टी लाइन उसके कारण चुप हो जाते हैं। जो मंत्री हैं वो भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी शिकायतें अलग हैं। कई जिलों में हालत यह है कि कलेक्टर ही मंत्री की बात को नहीं सुन रहा है, अनसुना कर देता है। कोई भी मंत्री नहीं चाहता कि वह अपना जिला छोड़कर प्रभार के जिले में समय दे, समस्याएं हल करे। वो अपने जिले की समस्या हल करना चाहता है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, अब 2026 में जून में हम बात कर रहे हैं तो 2.5 साल लगभग बचा हुआ है। तो मंत्रियों की चिंता स्वाभाविक है, उनकी चिंता बढ़ रही है। इसी चिंता के कारण मंत्री अब अपने ही जिले के कलेक्टरों के साथ मीटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। नरसिंहपुर के विकास के बारे में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कलेक्टर रजनी सिंह और जिले के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद विश्वास सारंग ने भोपाल के अफसरों के साथ मीटिंग बुलाई। संयोग आप देखिए कि नरसिंहपुर में और भोपाल में संयोग क्या है कि ये ऐसे जिले हैं जहां मंत्रिमंडल में एक से ज्यादा चेहरे हैं। नरसिंहपुर जिले से प्रहलाद पटेल के अलावा शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह भी हैं, वो भी नरसिंहपुर जिले से आते हैं। जबकि भोपाल में विश्वास सारंग के अलावा पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्णा गौर हैं। दोनों ही ऐसे चेहरे हैं जो पूरे भोपाल के नेता नहीं हैं। भोपाल के मुद्दों और समस्याओं से उनको ज्यादा लेना देना नहीं है। जब तक बाबूलाल गौर जिंदा थे तब तक भोपाल की चिंता भी सरकार करती थी। विश्वास सारंग ने बैठक ली तो कुछ दिन बाद हो सकता है कि कृष्णा गौर भी अफसरों को अपने बंगले बुला ले। नरसिंहपुर में भी उदय प्रताप सिंह बैठक लेने कलेक्ट्रेट पहुंच जाए। प्रहलाद पटेल और राव उदय प्रताप सिंह जिले की राजनीति में अलग अलग चलते हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वे अपने प्रभार के जिलों में 15 अगस्त को विकास कार्यों से जुड़े प्रेजेंटेशन करें। मध्य प्रदेश की राजनीति में यूसीसी जो है इस वक्त सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर उभर रहा है। भोपाल के प्रशासन अकादमी में समान नागरिक संहिता की राज्य स्तरीय समिति की अंतिम दौर की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समिति के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई दिल्ली में एक अन्य आवश्यक मीटिंग होने के कारण व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकी। इस राज्य स्तरीय बैठक में देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम को के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। हालांकि
इस महत्वपूर्ण चर्चा में केवल भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम के नेता ही शामिल होने पहुंचे, जबकि कांग्रेस सहित अन्य दल बैठक से नदारद रहे। बैठक के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राज्य प्रतिनिधि सदस्य पीवी रामचंद्रन ने मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने के फैसले का पुरजोर विरोध किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को बताया कि समान नागरिक संहिता को लेकर अब तक 9 लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें करीब 90% सुझाव इसके समर्थन में हैं। सब चाहते हैं 90% लोग कि यूसीसी लागू हो। मुख्यमंत्री ने ये भी जो है बताया कि अल्पसंख्यक समाज की जो ज्यादातर महिलाएं हैं वो समान नागरिक संहिता का समर्थन कर रही हैं। 30 जून तक जो है सुझाव लेने की प्रक्रिया, इसके बाद रिपोर्ट सरकार को मिलेगी और फिर राज्य में विधानसभा में इसका एक ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। 5 जुलाई तक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुनवाई में कांग्रेस की अनुपस्थिति थोड़ी सी जो है लोगों को ठीक नहीं लगा कि कांग्रेस को इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहिए था। उनकी पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर मतभेद है कि वो उन्होंने क्यों जो है बायकॉट किया, मीटिंग में जाना चाहिए था। जो अल्पसंख्यक विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने तो इस पर नाराजगी भी जाहिर की। सुनवाई में जो है भोपाल मध्य के जो विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने मीडिया से कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का जो फैसला था ना कि हम समिति के सामने नहीं जाएंगे, गलत फैसला था। कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि जो है नहीं गया। ये जो है इससे कहीं ना कहीं जो पक्ष होता है मुस्लिम समुदाय का वो भी वहां नहीं रखा गया। आरिफ मसूद ने कहा कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। ये पता है हमको कि यूसीसी उनको लागू करना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लागू करेंगे, लेकिन जो है हमें अपना पक्ष रखना चाहिए था, फिर भी अपनी बात रखनी चाहिए थी। मसूद ने कहा कि वे पार्टी के भीतर भी इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि फोरम पर उन्हें जो है बात रखनी चाहिए थी, फैसला गलत था। इसके जो पहले था ना सुनवाई के दौरान जो है कहा कि जब आरिफ मसूद ने कहा कि जब संविधान में पहले से ही जिन बातों का प्रावधान है तो उन्हें बदलने की जरूरत क्या है, ये उन्होंने अलग से कहा, मीटिंग में नहीं। भोपाल जो उत्तर के विधायक हैं आरिफ वकील जो है, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर इसी बैठक को लेकर चल रहा है, जिसमें वो यह बात कहते सुनाई दे रहे हैं कि आपको हमारी बात नहीं सुननी, आप जो है केवल दिखावा कर रहे हैं। ये इस तरह की चीजें भी वहां हुई, लेकिन जो पक्ष होता है कांग्रेस पार्टी का कि वो अपने वोटर के बारे में क्या सोच रही, वो वहां देखने को सुनने को नहीं मिला। सत्ता और सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहें अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।